समुद्री तटीय इलाके में रामखेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें माँ बाप उसका एक जवान बेटा रहता था। बेटे का नाम विशाल था। विशाल की 12वीं की परीक्षा अभी अभी ख़त्म हुई थी। बाप, अरे ओ विशाल, सुन, तेरी परीक्षा का परिणाम आने में तो अभी समय लगेगा। तब तक तू कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? घर का खर्च ही चलता रहेगा। विशाल: पिताजी, लेकिन अभी कुछ क्या काम करूं मैं? एक काम करता हूं, कल सुबह मैं राजू के साथ मछली पकड़ने के लिए चला जाऊंगा। बाप: मछली पकड़ने के लिए क्या इतना पढ़ लिख कर तुझे मछली ही पकड़ेगा? ये सब तो अनपढ़ों के काम है। विशाल: तो फिर मैं क्या करूं? बाप: एक काम कर, कल तेरे चाचा घर आ रहे हैं, मैं उनसे तेरे काम के लिए पूछ लूँगा। विशाल: ठीक है पिताजी। अगले दिन विशाल के चाचा जी घर आते हैं। विशाल के चाचा: नमस्कार भैया जी, कैसे हो? विशाल के पापा: आओ आओ छोटे भाई, बैठो, बड़े दिनों बाद आना हुआ। विशाल के चाचा: क्या बताऊं भैया, काम काज के चक्कर में आना जाना ही नहीं हो पाता। और विशाल: तुम्हारा क्या हो रहा है? विशाल: अभी अभी 12वीं की परीक्षा ख़त्म हुई है, परिणाम आना बाकी है। सोच रहा हूँ तब तक कोई काम ही ढूंढ लूँ। विशाल के चाचा: तुम मेरे साथ ही काम क्यों नहीं कर लेते? बस दूर से आए लोगों को उनकी मनचाहा स्थानों पर घुमाना है और बदले में तुम्हें कुछ रुपए मिल जाया करेंगे। कल ही मेरे 3 दोस्त काजीरंगा घूमने के लिए आज आ रहे हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें काजीरंगा का भ्रमण जरूर करवाऊंगा। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि तुम तो यहाँ काजीरंगा से अच्छी तरह परिचित हो। विशाल: लेकिन मैं तो। विशाल के पापा: अरे सुन तो सही, तेरे चाचा सही कह रहे हैं, कल तो उनके साथ जाएगा, ठीक है ना? विशाल: जैसे आप ठीक समझें पिताजी। अगले दिन विशाल के चाचा फ़ोन उठाते हुए: हेलो, ये सब कैसे हुआ? ठीक है, मैं आज ही पहुंचता हूं। विशाल के पापा: क्या हुआ छोटे भाई, सब कुछ ठीक है ना? विशाल के चाचा: नहीं नहीं भैया जी, विशाल की चाची सीढ़ियों से गिर गई है और उसके पैरों में बहुत और सिर पे भी चोट आई है। मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मेरे दोस्तों को काजीरंगा घुमाने का काम मैं विशाल को सौंप देता हूँ, ठीक है ना? विशाल: विशाल, लेकिन मैं अकेला कैसे? चाचा जी: विशाल के चाचा: अरे कुछ नहीं, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं, अच्छे से बात करेंगे। तुम काजीरंगा को अच्छे से जानते हो, इसलिए तुमसे अच्छा भ्रमण कोई और नहीं करा पाएगा। तुम एक काम करना, ऐतिहासिक सभी जगह पर उन्हें घुमाने जरूर लेके जाना। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए विशाल के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। लगभग दोपहर के समय विशाल के चाचा के 3 दोस्त हिम्मत सिंह, धनराज और पंकज विशाल के घर पहुंचते हैं। धनराज सिंह: मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं लाखन सिंह के साथ काजीरंगा भ्रमण के लिए आया हूँ। विशाल: अच्छा, तो आप हैं? चाचा जी ने मुझे बताया है आपको काजीरंगा भ्रमण करवाना है। चाचा जी को तो किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा, इसलिए आपको काजीरंगा घुमाने करवाने का काम वो मुझे सौंप गए हैं। हिम्मत सिंह: ठीक है, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपने काम की। और इसके बाद विशाल और उसके दोस्त हिम्मत सिंह और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर काजीरंगा घूमने के लिए निकल जाते हैं। काजीरंगा पहुंचकर विशाल उन तीनों को सबसे पहले एक प्रसिद्ध चर्च का भ्रमण करवाता है और भ्रमण पूरा करने के बाद वो सब फोटोग्राफी का काम करते सभी एक दूसरे की फ़ोटो खींचते हैं। भ्रमण हो जाने के बाद धनराज कहता है, अच्छा अब तुम हमें कहाँ लेके जाने वाले हो? नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है? विशाल: काजीरंगा का एक प्रसिद्ध उद्यान है, आप कहे तो वहाँ चल सकते हैं। धनराज: हम इतनी दूर से क्या बगीचा घूमने के लिए आए हैं? हमें कोई ऐसी जगह बताओ जो डरावनी और रहस्यमयी हो। विशाल: ऐसी जगह तो केवल एक ही है, लेकिन वहाँ पर किसी भी जाने की हिम्मत नहीं होती।
इसे रहस्यमयी सुरंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ियों के पीछे ये सुरंग है। धनराज, अब की ना तुमने मज़े की बात। ऐसी ही तो लोकेशन का भ्रमण करने के लिए हम यहाँ तक आए हुए हैं। हिम्मत सिंह, देखो भाई, भले ही मेरा नाम हिम्मत सिंह है, लेकिन हिम्मत नाम की चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ इस जगह पर नहीं जाऊंगा। पंकज, हम कोई दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। धनराज, तभी तो मैं तुम जैसे डरपोक लोगों के साथ नहीं आता। पंकज, डरपोक किसे कह रहा है? धनराज, तुम दोनों को, और किसको? हिम्मत सिंह, देखो, तुम दोनों लड़ाई झगड़ा बंद करो। चलो हम सब एक साथ इस जगह चलते हैं। हम सब साथ साथ रहेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना? कुछ समय बातचीत के बाद वो सब उस रहस्यमयी सुरंग के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वो समुद्री तट पहाड़ों से होते हुए उस रहस्यमयी सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक भिखारी वहां से गुजरता है और उन 4 मुसाफिरों को देखकर कहता है, आ गए तुम अपनी मौत के पास। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। केवल चमत्कार पत्थर और साफ मन ही यहाँ से जिंदा वापस लौट सकता है। विशाल साहब, आप एक बार फिर सोच लीजिए, ये रहस्यमयी होने के साथ साथ भूतिया सुरंग भी है। जो भी लोग पास में समुद्री लहरों से मरे हैं और उन सब की आत्मा इस सुरंग में फंसी है। धनराज, अरे अब बंद भी करो ये डरपोक बातें। चलो सभी साथ साथ चलते हैं। विशाल, ठीक है, तो आप तीनों जाइए, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। धनराज, तुम यहाँ क्यों? तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। ना चाहते हुए भी विशाल को उस रहस्यमयी सुरंग के अंदर जाना पड़ता है। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर, मकड़ी के जाले और पंछियों का बसेरा और बढ़ता हुआ अंधेरा उस सुरंग को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। तभी पंकज कहता है, धनराज, तुम्हारे पास टॉर्च है, उसे जलाते क्यों नहीं? धनराज पंकज के कहने पर अपने थैले में हाथ डालता है तो उसके हाथ में टॉर्च की बजाय किसी का कटा हुआ हाथ आ जाता है। धनराज ये देखकर डर जाता है और कहता है, मैंने तो इस थैले में अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ही भरी थी, फिर ये यहाँ कैसे आया? तभी सुरंग से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। हा हा हा, स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुरंग में स्वागत है। आज आप सभी मौत के मुंह में आ चुके हो, अब तुम्हारा मरना निश्चित है। ये कहते हुए वो डरावनी आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी। सभी लोग डर जाते हैं और उसके एकदम पीछे ही हटने लग जाते हैं। विशाल कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये एक भूतिया सुरंग है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो रहा है। धनराज, जो बड़े ही उत्सुकता से इस सुरंग का भ्रमण करना चाहता था, पसीने से भीग चुका था और उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। सभी लोग डर के मारे काँप रहे थे। तभी वहाँ कुछ कटे हुए मांस के टुकड़े गिरते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी पीछे से पंकज को एक सरकटी चुड़ैल खींच कर ले जाती है। अपने दोस्त को अपने से दूर होता हुआ देख वो लोग और भी डर जाते हैं। वहाँ से भागने के लिए वो लोग सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें सुरंग के ठीक सामने 2 रास्ते दिखाई देते हैं, और जिसमें एक रास्ता बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ था और दूसरे में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हिम्मत सिंह अपना सुझाव देते हुए कहता है कि इस रास्ते में से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है, लगता है ये सही रास्ता है, लेकिन हम तीनों में से एक एक करके इस सुरंग से जा सकते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले जाता हूँ। जैसे हिम्मत सिंह भी सुरंग में पहुँचता है, सिरकटी चुड़ैल उसे भी मार देती है और उसकी चीख की आवाज़ आती है। पूरी सुरंग में गूंज जाती है उसकी चीख की आवाज़।
ये सुनकर धनराज और विशाल भी डर जाते हैं, लेकिन विशाल हिम्मत बांधे हुए धनराज से कहता है, सुनो साहब, ये समय डरने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का समय है। अगर हम डर गए तो हम अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। धनराज कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ आने की जिद नहीं करता तो मेरी बाकी दो दोस्त भी सही सलामत मेरे साथ होते। मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तुम ही कुछ सोचो, मेरे दोनों दोस्त मर चुके हैं। तभी विशाल के दिमाग में भिखारी की कही हुई बात याद आती है। साफ मन चमत्कार पत्थर ही इस सुरंग से जिंदा वापस आ सकता है। वो थोड़ा विचार करता है, आखिरी भिखारी की इस कही हुई बात में क्या संबंध है। उसके बाद वो धनराज से कहता है, साहब, आप अपने आसपास कोई चमकीला पत्थर ढूंढो। धनराज, चमकीला पत्थर क्यों? विशाल, पहले आप चमकीला पत्थर ढूंढो, सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे। विशाल और धनराज उसी समय अपने आसपास उस चमकीले पत्थर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय बाद धनराज के पैरों से वो चमकता पत्थर टकराता है और दूध लुढ़कता हुआ गिरता है। जैसे ही धनराज की उस पर नज़र गिरती है, वह तुरंत विशाल को आवाज़ लगाता है। विशाल और धनराज अभी भी उस पत्थर को देख रहे होते हैं। तभी धनराज उस चमकीले पत्थर को अपने हाथ पर लेता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। विशाल, अब हमें चमकीले पत्थर तो मिल गया, लेकिन साफ मन का क्या मतलब? चमकीला पत्थर अभी धनराज के हाथों में था। धनराज उसकी कही हुई बात का मतलब समझ जाता है। तभी वो उस चमकीले पत्थर को विशाल के हाथ में रखता है और अलविदा मेरे दोस्त ये कहते हुए एक तेज रोशनी होती है और वो दोनों गायब होकर सुरंग के बाहर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह शौक जाते हैं और आखिरी इस चमकीले पत्थर में ऐसा क्या है जो उसे इन सुरंग से बाहर तक सुरक्षित लेकर आ गए। उसके बाद वो उसे चमकीले पत्थर को उस रहस्यमय सुरंग के एक ओर रख देते हैं और दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। इस तरह धनराज की एक गलती की सज़ा उसके दो सच्चे और अच्छे मित्र की मौत से चुकाई जाती है। धनराज अपनी इस गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और दोबारा ऐसी कोई गलती ना करने का वचन भी लेता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।